Yes, good morning to all of you. In the last lecture, we were discussing about the refrigerator, or you can say that heat pump, and we have also discussed about the working of the complete working of the practical working, you can say that, of the refrigerator. मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल डायग्राम बना करके एक ब्लॉक डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्रेसर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, सडन कंप्रेशन, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर उस पाइप गैस को, जो भी हमारी वर्किंग सब्सटेंस होगा, उस वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग थिन पाइप्स के अंदर उसको फ्लो करते हैं, लास्ट में जाकर के सडन एक्सपेंशन कर देते हैं, और सडन एक्सपेंशन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा रहता है। ओके, अब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर को किस तरह से हम लोग इसके अंदर फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। और हीट इंजन के लिए हमने लिखा था एफिशिएंसी, लेकिन इसके लिए क्या लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इंजन के लिए हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या क्वांटिटी लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, सबसे पहली बात, डायग्राम में हमने क्या क्या सीखा था इसमें। दिस इज सोर्स which is at high temperature T1, the heat energy which is given to source। यहां पर सोर्स क्या है, सोर्स एक्चुअल में क्या होगा, सराउंडिंग्स। सोर्स क्या होगा, सराउंडिंग्स, और ये होगा वर्किंग सब्सटेंस। और हीट एनर्जी कहां से ली जाएगी, तो आंसर है सिंक से ली जाएगी। कितनी हीट एनर्जी गेट की जाएगी, Q2। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर T2, और सिंक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, कूल डाउन करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, और इस वर्किंग सब्सटेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द लो बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिक सेल्फ एक्टिंग मशीन कोई भी नहीं होगी जो हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफर कर दे। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा वर्क डन करवा के। ओके, अब इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई या कितना वर्क डन हुआ, उन सब बातों को हम लोग लिखते हैं इसमें। तो Q2 क्या है, Q2 इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक। Q2 इज द हीट एक्सट्रैक्टेड, जो इससे ली गई, एक्सट्रैक्ट की गई। एंड Q1 इज द हीट दैट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। Q1 क्या है, वो हीट एनर्जी है जो सराउंडिंग में रिलीज की गई है। तो चेंज इन हीट एनर्जी क्या हुआ, तो यह हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, नेट अमाउंट ऑफ हीट absorbed, it is written as dq, and the formula will be Q2 minus Q1. Q2 minus Q1, this is the heat, net amount of heat absorbed from the sink, from the object. And in this refrigerator we are doing the work on the system। हमने एक कंप्रेसर लगाया था, एक मोटर लगाई थी, जो क्या करेगा, गैस को सडनली कंप्रेस करेगा, सडनली कंप्रेस करेगा, देन वी आर डूइंग द वर्क। अच्छा, और वो मोटर या वो जो कंप्रेसर है वो कैसे वर्क करेगा, वो वर्क करेगा इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेगा तो उसको एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, उसको एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जिससे वो वर्क डन कर सके। तो हमने हमारा कंप्रेसर बना दिया, और कंप्रेसर के साथ में लगानी पड़ी मोटर। वो मोटर उस पिस्टन को अपवर्ड डाउनवर्ड करेगी, जिससे वो गैस को बार बार कंप्रेस करेगी। सो वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी, एंड वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू सम वर्क ऑन दिस वर्किंग सब्सटेंस, and that work done is written as work done on the system, work done on the system, dw is equal to minus w। इसको माइनस w लिखा जाएगा। ये हमने स्टडी किया था कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, when we are doing the work on the system, then work done will be negative। तो ये दो बातें हमने लिख ली। इसके बाद में change in internal energy of the system, change in internal energy
ऑफ द सिस्टम या ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। वो हमने कल रेफ्रिजरेटर के डायग्राम में ये देखा था कि गैस को कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं। सो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल भी है और साइक्लिक भी है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिस्टम होता है वो फिर से इनिशियल कंडीशंस में आ जाता है। अगर वो फिर से इनिशियल कंडीशंस में आ जाता है तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कुछ फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, we know that dq is equal to du plus dw. By putting these values in this equation, देखिए dq की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, this is q2 minus q1, heat absorbed from the sink. Next, heat absorbed, net amount of heat absorbed, not from the sink, net amount है ये. du, change in internal energy is 0. dw, work done on the system is minus w. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा q2 minus q1 is equal to minus w. ये माइनस को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, या दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी w इज इक्वल टू, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। द फॉर्मूला विल बी q1 माइनस q2। द फॉर्मूला विल बी q1 माइनस q2। ये माइनस के सिंबल को यहाँ से हटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी कैन राइट w इज इक्वल टू q1 माइनस q2। ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने हीट इंजन में स्टडी किया था। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जीज, कि कितनी हीट एनर्जी आपने सिंक से ली है और कितनी हीट एनर्जी हमने सोर्स को दी है। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रिटन एज बीटा। इसको किससे लिखते हैं? इसको बीटा से लिखा जाता है। इट इज ए ग्रीक सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है ये। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यहां पर आउटपुट क्या है? हमारे रेफ्रिजरेटर का वर्क है कि ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इसने? तो आंसर है Q2। ये हम लोग डायग्राम पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर सोर्स एट T1, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस एंड दिस इज सिंक एट T2। तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है हमारे ऑब्जेक्ट से। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस मशीन। ये इस मशीन का आउटपुट है। और इनपुट क्या है? हम इस पे वर्क डन कर रहे हैं। इनपुट क्या है? हम इस पे क्या कर रहे हैं? कंप्रेसर से वर्क डन कर रहे हैं। दिस इज द इनपुट। तो हम W वर्क डन करके Q2 एनर्जी को सिंक से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। W वर्क डन करके Q2 एनर्जी ऑब्जेक्ट से सिंक से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज अवर आउटपुट, कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, कितनी एनर्जी हमने ऑब्जेक्ट से निकाल ली, कितनी हीट एनर्जी हमने ऑब्जेक्ट से निकाल ली, जिसकी वजह से वो ठंडा होना शुरू हो गया, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और कितना वर्क डन करना पड़ा, ये हमारा इनपुट होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q2 डिवाइड बाय W। द फॉर्मूला विल बी Q2 डिवाइड बाय W।
Q2 is the heat energy absorbed from the sink or object, and W is the work done on the system. तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशो ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिंक टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम पर साइकिल. एक साइकिल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और कितना वर्क डन हुआ, इनके रेशो को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला. तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा. ओके, इसके बाद में W की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. तो ये वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं. तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो सेकेंड फॉर्मूला ये बन सकता है, Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2. Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2. तो ये फॉर्मुलेशन हो गया इसका. एक फॉर्मूला और बना दिया हमने. अच्छा, इस फॉर्मूला को और भी चेंज कर सकते हैं. और चेंज करना है तो हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. हम इसको किस में लिख सकते हैं? टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, उस कैलकुलेशन के बेस पर हम इस फॉर्मूला को टेम्परेचर की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे. जैसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में हमने लिखा Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2. अब हम क्या करेंगे, इसमें अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर दोनों में Q1 का डिवाइड कर देंगे. दोनों में Q1 का डिवाइड करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा आपको, Q2 डिवाइड बाय Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1. तो अपस्टेयर्स की क्वांटिटी में और डाउनस्टेयर्स के दोनों में किसका डिवाइड कर दिया? Q1 का डिवाइड कर दिया. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही स्टेटमेंट बन जाएगी. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिवाइड करने से, लेकिन हाँ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. अब इस Q1 को सेपरेटली लिख देते हैं, इसके डिवाइड में भी लिख देते हैं, इसके डिवाइड में भी लिख देते हैं. तो फॉर्मूला बन जाएगा Q2 डिवाइड बाय Q1 1 माइनस, ये देखिए Q1 डिवाइड बाय Q1, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q2 Q1. और हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि Q2 अपॉन Q1 इनका जो रेशो होता है वो T2 अपॉन T1 के इक्विवेलेंट होता है. तो Q2 अपॉन Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं? T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं. तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दीजिए. Q2 अपॉन Q1 is written as T2 upon T1. 1 minus Q2 upon Q1, this is T2 upon T1. जहां पर भी Q2 upon Q1 था उस जगह पर हमने T2 upon T1 लिख दिया. अब फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा T2 upon T1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1. ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा इस फॉर्मूला में? तो वो रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं. The next formula will be T2. देखिए ये T1 तो T1 कैंसिल हो गया, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2. दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला. तो इस तरह से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को. ओके, अब हम इसमें रिलेशन ढूंढेंगे. एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन होगा? बीटा और ईटा, इन दोनों में भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं. Relation between efficiency of a system, efficiency of an engine, efficiency of a machine and coefficient of performance, इनमें रिलेशन फाइंड करना है. तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा. हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो फॉर्मूला हमने इसको बनाने में यूज किया था. बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T1. ये फॉर्मुलेशन अभी हमने पढ़ा था. ओके, अब ईटा के फॉर्मूला को यूज करते हैं. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर के टर्म्स में हम लोग ईटा को लिखते थे 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहां से हमें T2 अपॉन T1 की वैल्यू बनानी है, वो T2 अपॉन T1 की वैल्यू फिर इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पर हम इनको एक्सचेंज कर देते हैं, ये T2 अपॉन T1 ये नेगेटिव है, माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ईटा यहाँ पर प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे और ईटा को उस तरफ ले जाएंगे। सो द फॉर्मूला विल बी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ये हमने यहां से वैल्यू निकाल ली T2 अपॉन T1 की। अब इस वैल्यू को कहां पर पुट करना है, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में यूज करने वाले हैं। तो T2 अपॉन T1 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस ईटा। तो ये 1 माइनस ईटा यहां पर पुट करते हैं हम लोग वैल्यू। We are putting the value in the equation first. So beta is equal to T2 upon T1. T2 upon T1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस ईटा। नेक्स्ट 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसकी वैल्यू पुट की 1 माइनस ईटा। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 माइनस ईटा रहेगा। दिस इज 1 माइनस 1 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी प्लस ईटा। 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, ईटा रह जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी डिवाइड बाय एफिशिएंसी। This is the relation between the coefficient of performance of refrigerator and its efficiency, और इसकी efficiency में ये relation होगा। Okay, so this is the formula। यहाँ पर लिख देते हैं relation between eta and beta, 1 minus eta divide by 1 minus divide by eta। ओके, तो ये था रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो भी हमने फॉर्मूलाज बनाने थे वो बना दिए। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा रेफ्रिजरेटर कैसे बनेगा, तो इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं। एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर बड़ा लगा सकते हैं, वर्क डन ज्यादा करेंगे, कंप्रेसर बड़ा लगाएंगे तो उस केस में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और ज्यादा हीट एनर्जी को वो क्या करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। और यहां पर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट करने से क्या होगा, डीफ्रॉस्ट करने से उसका ये वाला टेम्परेचर इंक्रीज होगा, T2 टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और T2 टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर को बीच बीच में कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। बंद करने से क्या होगा, या उसके अंदर आजकल डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन आता है, उस पर जैसे ही बटन दबाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, और सारी आइस जो है उसके अंदर जो भी जमी हुई है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है T2, और T2 के बढ़ने से क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो ये इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हो। अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेटर एंड द गिवन क्वांटिटीज आर, देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, किसको फ्रीज करना है, 1 ग्राम पानी को फ्रीज करना है, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पर हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर, बाय मींस ऑफ रेफ्रिजरेटर, किसकी हेल्प से, रेफ्रिजरेटर की हेल्प से। और इसमें आपको ये बताना पड़ेगा, कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू फ्रीज 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम वाटर को फ्रीज करने के लिए कितना वर्क डन करेगी ये मशीन, ये रेफ्रिजरेटर, कितना वर्क डन इस पर करना पड़ेगा हमें कंप्रेसर के थ्रू, वो कैलकुलेट करना है। तो आपको मास गिवन है
कितने ग्राम सब्सटेंस को फ्रीज करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और सराउंडिंग का टेम्परेचर Q1 आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद ये भी पूछा गया है कि कितनी हीट एनर्जी हम लोग सराउंडिंग को पास कर रहे हैं, तो मतलब Q1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, Q1 भी कैलकुलेट करना है। ओके, अब जल्दी से देख लीजिए क्या क्या क्वांटिटीज इसमें गिवन है। मैं वो सारी क्वांटिटीज पहले लिखता हूं, फिर हम इससे कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहली बात, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और Q1 जो है कितनी हीट एनर्जी सराउंडिंग को पास की गई ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो W और Q1 तो हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद में मास गिवन है, मास इज 1 ग्राम। एंड सेकेंड थिंग इज गिवन T2, temperature of the sink, temperature of the object, it is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius means 273 Kelvin. And T1 is given, temperature of the source, temperature of the surrounding, 27 degree Celsius. 27 डिग्री सेल्सियस इट मींस 300 केल्विन, इसको हमने केल्विन में लिख लिया। और मास आपको बता रखा है 1 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको जमाने के लिए 1 ग्राम वाटर को। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेटेंट हीट का। Q2 सबसे पहले फाइंड करते हैं। Q2 इज इक्वल टू ml, मास इंटू लेटेंट हीट। तो कितना मास है, 1 ग्राम। तो इसको लिखते हैं 1 इंटू 80। लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी। 80 कैलोरी की एनर्जी देते हैं या लेते हैं, तो 80 कैलोरी की एनर्जी लेते ही क्या होगा, 1 ग्राम जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी हीट एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इससे। 1 इंटू 80, और ये किसमें है, ये कैलोरी में। लेकिन हमें तो जूल में लिखना है, सब कुछ हम लोग SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इंटू 80, ये तो 80 हो जाएगा, और मैं इसको आगे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। Q2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इतनी हीट एनर्जी हमें 1 ग्राम पानी से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। The coefficient of performance beta is equal to Q2 upon W is equal to T2 upon T1 minus T2। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन है। ये बीटा तो हमें फाइंड करना नहीं है, इसमें पूछा नहीं है इसने, तो उसको तो हम निकालेंगे नहीं। हम बस इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस रेशियो को यूज करेंगे। Q2 अपॉन W, Q2 गिवन है 80 इंटू 4.2। W हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना था, तो W फाइंड कर लेंगे इससे। T2 गिवन है, T2 इज 273 एंड T1 इज 300। T1 कितना है, 300 केल्विन है। तो इस रेशियो को यूज करके हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। यहां से W का फॉर्मूला बना लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T2 एंड मल्टीप्लाई बाय Q2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं गिवन है। So the amount of work done is T1. T1 is 300, T2 is 273, divide by T2 273 and multiply by 80 into 4.2। ये Q2 की वैल्यू है 80 into 4.2, ये लिख दिया हमने।
So it will be 27 divided by 273 into 80 into 4.2. ओके, तो ये आ जाएगा 33.22 जूल। इसको जूल में कैलकुलेट कर लिया हमने, 33.22 जूल एनर्जी। ठीक है, जूल में लिखना चाहें तो जूल में लिख सकते हैं, नहीं तो इसके डिवाइड में 4.2 करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैं इस वर्क डन को इट इज 33.22 डिवाइड बाय 4.2 कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में, और कैलोरी में इसका आंसर आएगा 7.91 कैलोरी। इतनी हीट एनर्जी, इतना वर्क करना पड़ेगा हमें कंप्रेसर के थ्रू। तो जैसे इतना वर्क डन करेंगे, जो 1 ग्राम वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और पूछी गई थी, वो है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन द सराउंडिंग इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सराउंडिंग में कितनी हीट एनर्जी पास हुई थी, तो उसके बारे में सुनिए। Q1 कैलकुलेट करना है, कितनी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में पास किया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहां से Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये Q2 माइनस की क्वांटिटी है, जब इधर आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। ये हीट एनर्जी ऑब्जेक्ट से ली थी और ये वर्क डन हमने किया था, तो टोटल एनर्जी कितनी पास की जाएगी सराउंडिंग को, इट इज Q1। W की वैल्यू कितनी है, W अभी हमने फाइंड किया 7.91 कैलोरी में है, और Q2 तो हमने लेटेंट हीट के फॉर्मूला से निकाला था 80 कैलोरी। 1 ग्राम वाटर से, 1 ग्राम ऑफ वाटर से कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, 80 कैलोरी की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 87.91 कैलोरी। तो कैलोरी में भी इसको फाइंड कर सकते हैं आंसर को इस तरह से। तो ये तो है वर्क डन बाय द कंप्रेसर, और ये टोटल हीट एनर्जी है जो सराउंडिंग को रिजेक्ट की गई है बाय डूइंग सम वर्क एंड बाय एब्जॉर्बिंग सम हीट एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और फ्रॉम द सिंक। तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, वो आप सॉल्व करके देखिए।